of ENT. Cut. Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Tina, and in today's video we will be discussing the most important topics of ENT for MCA exam. So as you know, around 1 month is left, so all of you would have been preparing for your exam. I don't want to burden anybody with the topic list or something, but here are these topics which are very important. Like if I'll scale them according to the percentage, so there are 90 to 100% chances of these topic will come in your exam. So here it is. Okay, so let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी गाइज ENT 15 मार्क्स का होता है हमारा. ठीक है, हमें मार्क्स वाइज अगर प्लान करेंगे सब्जेक्ट को ना तो ईजी हो जाता है. ऑलराइट, 15 मार्क्स में से कुछ टॉपिक ऐसे आ जाएंगे जो आप कितना भी सब्जेक्ट को पढ़ लो नहीं क्रैक कर पाओगे. कुछ ऐसे आते हैं जो आप फटाफट कैच कर लो. तो हमारा गोल है कि जो हमें आता हो वो फटाफट सही होना चाहिए, वो किसी भी हाल में मिस नहीं हो. तो सबसे पहले देखो, जो लीजन्स ऑफ लैरिंग्स है ना, ये 5 हैं. इनमें से कोई भी आपके MCQ आराम से आ सकता है और प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है इनके आने की. ठीक है, रिंकी एडिमा, वोकल नोड्यूल, वोकल पॉलिप्स, पेपिलोमा और सी लैरिंग्स. ठीक है, और इसमें से ना वो आपको 1 वर्ड देंगे MCQ में और उससे ही आपको फटाफट आंसर कैच हो जाएगा. ये बहुत ईजी टॉपिक्स हैं और ENT में ये बोला भी जाता है कि ENT का क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट होता है. ENT एंड ऑप्थेल का मोस्टली ऑफ मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स. ठीक है, तो अगर आप वो 1 वर्ड और वो कैच कर लेंगे तो आपके आंसर बहुत फटाफट कैच होंगे. तो जो चीज़ आपके हाथ में एटलीस्ट वो तो आप कर लो. ठीक है, तो ये देखो रिंके डीमा में ये आपका MCQ में सिर्फ सीधा सीधा बता देते हैं, हिस्ट्री दे देते हैं, तो या ये डायरेक्ट इमेज आ जाएगी. ओके, तो बस आप ये इन पे फोकस रखो मेन. ठीक है, सेम विद द वोकल नोड्यूल, सिंगर्स वॉइस, स्क्रीमर्स नोड्यूल. ये ना उसमें भी आता है एक स्टोरी बन के कि टीचर है, उसको बोलने में दिक्कत आ रही है, उसे स्पीच का प्रॉब्लम लग रहा है, वो डॉक्टर के पास आई. मतलब ऐसे करके पूरा क्वेश्चन प्रिपेयर करके देंगे तो उस अकॉर्डिंग ये आ जाएगा. ठीक है, इसका ट्रीटमेंट स्पीच थेरेपी होता है. बस आपने वर्ड कैच करके ख़त्म करना है. ठीक है, ये सारा MCQs में आता है. ऑलराइट, फिर ये पेपिलोमा है, ये सी लैरिंग्स है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये वाला मैंने बाय हार्ट याद करा हुआ था बिकॉज ये PYQs में भी आप बार बार देखोगे कि बहुत है. सो इनको ज़रूर पढ़ो जब भी ENT करो. और एक ENT के लिए आपको एक चीज़ बताऊँ, ENT आप जब भी पढ़ो ना बैकवर्ड्स पढ़ना. बैकवर्ड्स मीन्स पहले आप पीछे से लैरिंग्स पढ़ना, फिर आप नेजोफेरिंग्स में आना. ठीक है, फिर आप ईयर में आना. बिकॉज अगर आप ENT की तरफ आओगे तो वो प्रॉब्लमेटिक करता है. बिकॉज ENT में ना ईयर हमारा इनडायरेक्टली बहुत वास्ट सा हो जाता है और वो पढ़ते पढ़ते ना आप एंड तक आते तक एग्जॉस्ट हो जाते हो. और मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आते ही एंड से ही है, लैरिंग्स में से, नेजोफेरिंग्स में से. तो बेटर है हमेशा बैकवर्ड पढ़ो. ठीक है, लैरिंगोसील ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये हमारा समटाइम्स सर्जरी में भी कवर हो जाता है और इसमें भी आता है, तो इसको ज़रूर पढ़ना है. इसका बड़ा प्यारा सा वो बना के देते हैं क्वेश्चन, ट्रम्पेट ब्लोअर वाला. वो तो MCQ भी है PYQ में, तो इसको ज़रूर पढ़ो. मतलब इन टॉपिक्स को ना आप मार्क कर लो अपने बुक में. इनको ज़रूर कर लो कि ENT के मार्क्स जो स्ट्रेट आता है क्वेश्चन, वो आपका किसी भी हाल में मिस ना हो. ठीक है, और मसल ऑफ लैरिंग्स ये मैंने बहुत पढ़ा था बिकॉज ये बहुत ज़्यादा PYQs में था. ठीक है, तो ये ज़रूर आपने याद करना है. और ये एक मेरा छोटा सा निमोनिक मैंने बनाया था इस मसल को याद करने के लिए कि एबडक्टर कौन सी होती है, पोस्टीरियर क्रिको एरिटोनॉइड की पीका करके, कि पिकाचू, तो पीका इज़ फॉर पोस्टीरियर क्रिकोइड. एंड पिकाचू किसको बचाता है? ऐश को. तो एबडक्टर, इफ़ इट्स हेल्पफुल फॉर यू. ओके, फिर ये लैरिंगोमलेशिया, ये भी बहुत कॉमन MCQ आ जाता है. ये इमेज ही दे देते हैं डायरेक्ट. नेक्स्ट ये दोनों. ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स, ये वाला जो टॉपिक है ना गाइस, ये और ये PYQs में इतनी बार आया है, बहुत बार. ठीक है, तो ये दोनों को ना आप ऐसे रखना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 90 to 100% होती है आने की. तो मेक श्योर कि आप इसको तो मिस ना ही करें. ऑलराइट, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस एंड हेयर योर क्रोप. ठीक है, ये दोनों. इसका ना मैं अगर आपको मेंशन भी करूँ तो ये MCQ है. इसका
कॉमन कॉज पूछते हैं, ये आया है। समटाइम्स ये ऐसे सिम्टम्स दे देते हैं, ठीक है। और एक ये दोनों, ये एमसीक्यू है गाइस, ठीक है। ये चीज़, ये ट्राइपॉड पोजीशन है, और ये सनराइजिंग साइन, ये वाला, ठीक है। और ये इमेज आती है एमसीक्यू में, तो ये आपने बाय हार्ट पढ़ना है। मीन्स ये और इन दोनों को ना डिफरेंशियल करके याद करना। बहुत बार ऐसा हुआ है, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे बताया है कि जब ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो वो ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्रूप का था पैराइन्फ्लुएंजा वायरस या फिर वो एपिग्लोटाइटिस का था पैराइन्फ्लुएंजा। तो ये पॉजिटिव एजेंट में दिक्कत आ जाती है। तो बेटर है कि आप इसको ना बाय हार्ट याद कर लोगे। क्रूप में पैराइन्फ्लुएंजा है और उसमें दूसरा है, ठीक है। फिर ये एमसीक्यू है। इस क्वेश्चन में ना, इस टॉपिक में वो पूछेंगे ही, या तो ये दे देंगे या ये पूछ लेंगे या ये साइन आ जाएगा, सिंपल। और इसमें कुछ नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके भी चांसेस बहुत हाई हैं आने के। लैरेंजियल टीबी ऐसा टॉपिक है जो आपका एग्ज़ाम में आएगा ही। वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेट करके दे सकता है, वेदर वो मेडिसिन हो, ईएनटी हो, कहीं से भी, पैथोलॉजी, कहीं भी। तो ये आपको टीबी जहाँ भी मिले उसको तो आप पढ़ लो, ठीक है। तो लैरेंजियल टीबी भी एक पोर्टेंट एमसीक्यू है, पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है एम्स के। अब ये ज़ैंकर डायबिटीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब 90% इसका चांसेस होता है आने का। तो ज़ैंकर डायबिटिकुलम आपने नहीं भूलना है। आपको सर्जरी में भी आएगा कि ट्रम्पेट ब्लोअर वाला क्वेश्चन भी, बट आप इसको नहीं छोड़ सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी है रैदर, ठीक है। फिर इसका ट्रीटमेंट सब, ये बहुत पूरा नोट्स में ना आपके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बाय हार्ट याद कर लेना। उसका ट्रीटमेंट, ठीक है, उसकी कौन सी सर्जरी परफॉर्म की जाती है, उसका साइन क्या दिखता है, ये ज़रूर आपने पढ़ना है, और उसमें डिफ़ॉल्ट क्या होता है। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट, एटोपिक डिसीज एंड, ओ ये वाला टॉपिक, सी गाइस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। रदर आई वुड से इसका भी 90 to 100% चांस ऑफ कमिंग इन टू योर एग्ज़ाम है। मेरे एग्ज़ाम में ये वाला आया था। मैंने अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो वीडियो है उसमें भी मेंशन किया है, तो ये आप नहीं छोड़ोगे। ये इसका मैंने स्पेसिफिकली इसलिए मैं इमेज ऐड किया है। मैंने इमेज भी स्पेसिफिक उन चीज़ों का ऐड किया है जो एनी हाउ आप वो नहीं छोड़ सकते, बाकी तो कुछ भी हो सकता है, बट ये नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ये राइनोस्क्लेरोमा वाला, इसका कॉजेटिव एजेंट, ठीक है। ये इसका जो बॉडीज जो उनसी दिखती है, इसे वुडी नोज भी बोलते हैं, या ये सब बोल सकते हैं। ये इमेज और इसका ट्रीटमेंट, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, बट रैदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलराइट, और ये मेरे एमसीक्यू में, मेरे एग्ज़ाम में आया था, तो ये वाला आपने नहीं भूलना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका ड्रग ऑफ चॉइस भी क्वेश्चन में आता है, तो इट्स बेटर कि इसको आप नहीं भूलें, ठीक है। मोस्टली ऐसे हिस्ट्री दे रखी होती है कि पॉन्ड में इंसान नहाने गया, उसके बाद उसको ये सिम्टम्स शो हुए, तो ऐसे करके इसका वो आता है। नेक्स्ट, और ये स्ट्रॉबेरी ग्रैनुलोमा, इसी ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है ना गाइज, इवन ये ही एमसीक्यूज हैं, तो मेक श्योर कि ये तो आप याद कर लो। इतना छोटा छोटा सा स्टोरी बना के याद कर लो, अपने मन में जाए, ठीक है। ये ज़ैंकर डायवर्टिकुलम, अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये PYQs में भी गाइस आपको मिलेगा, अगर आप चेक करेंगे। ये एक PYQ भी होता है इसका, ठीक है, सर्जरी वगैरह से भी। ये इमेज भी PYQ है हमारी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MCI में आया हुआ है, एग्ज़ाम है हमारा। और ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है, तो इसको तो आप ज़रूर पढ़ लें। मीन्स ENT का ना गाइस, ये टॉपिक्स मत छोड़ना। बाकी भूल जाते हैं, रह जाता है, जल्दी रिवीजन करना है, शॉर्ट रिवीजन प्लान करना है, तो मेक श्योर कि ये वाले टॉपिक्स पढ़ लो। फंगल साइनोसाइटिस, एलर्जिक फंगल राइनोसाइनाइटिस एंड सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, ये तो अभी हमारा जैन में भी आया है, ठीक है ना। ये इनकी अच्छी खासी चांस रहता है। देखो गाइस, 15 मार्क्स के MCQs ऑलमोस्ट उन्होंने ENT से देने हैं, तो आप खुद सोचो कि वो सारे तो ईयर से नहीं दे देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेजोफेरिंग्स और लैरिंग्स, ये छोटू छोटू से टॉपिक्स हैं, ठीक है, और छोटे छोटे इनके नोट्स हैं, उनमें से ही उन्हें देने हैं 4 4 5 5 क्वेश्चंस। तो इन टॉपिक्स को मत छोड़ो जो छोटू और इजी टू कैच है। नेक्स्ट, नेजोफेरिंग्स, डिसीजेज ऑफ नेजोफेरिंग्स,
ये वाला 100% MCQ, मतलब मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चलें तो 99.9% है कि ये रिपीट होगा। 1% नहीं होगा तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, बट सी 99.9% चांसेस है। लास्ट 3 to 4 टाइम्स अगर आप एग्ज़ाम देखें तो जैन में भी ये आया है, इससे पहले लास्ट ईयर जून में भी आया है, और 2021 में दिसंबर में भी ये आया है। तो ये आप मत छोड़ना, ठीक है। ये वाला टॉपिक, ये भी रैदर बहुत क्यूट टॉपिक है, आराम से हो जाएगा। मतलब ये वाला इजी टॉपिक है जो छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। डिसीजेज ऑफ मिडल ईयर, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इनकी इमेजेस याद करनी है, इनका प्रोसेस याद करना है, कैसे होता है, बहुत आसान है, समझ के एक बार ही कर लोगे, हो जाएगा। इनको नहीं छोड़ना है, बार बार रिवाइज करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिसीज ऑफ एक्सटर्नल ईयर, सी ये था हमारा मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर। ईयर ना वास्ट है, तो मैं सारा कुछ नहीं बताना चाहती कि ये भी वो भी सब पढ़ो, बिकॉज सबको पता होता है, सब अपना अपना प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप जैसे पढ़ रहे हो करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब भी आप रिवाइज करने लग रहे हो तो मेक श्योर आप इनको रिवाइज कर लो, और फिर बाकी जैसे आपने प्लान किया हुआ है, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी है, किसी चीज़ को ख़राब मत करो, अपने अकॉर्डिंग ही चलते रहो, बट इनको ऐड कर लो। ऑलराइट, अब ये भी बहुत आसान है। इनकी इमेजेस हैं, इनके कॉजेटिव एजेंट हैं, और इनमें स्पेसिफिक साइंस एंड वगैरह है, ठीक है। तो वो पढ़ लो, चाहे इनको स्टोरी बना के पढ़ लेना कि वो स्विमर ईयर्स किस में दिखता है, उसे स्विमर ईयर्स क्यों कह रहे हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। तो वेरी easy to remember or potent topic, so don't forget these topic. Now important points to remember. See guys, ये छोटा सा PDF है 3-4 पेजेस का। ये डॉक्टर what was his name, आशीष धवन सर, सॉरी, उनके नोट्स हैं, ठीक है। उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, तो वो मैंने नोट डाउन किया था, और मैं जब भी रिवाइज करती थी तो मैं इन पॉइंट्स को भी रिवाइज कर लेती थी। तो एक ये 4 कसेज ऑफ इन ईयर हैं, ठीक है। मतलब ये बाय वर्ड भी आप रट लोगे तो MCQ निकल जाएगा, बिकॉज ENT आपका मोस्टली वर्ड कैच करके निकलता है, ठीक है। ये थायरोप्लास्टीज हैं 4 टाइप की, रटने के लिए ईजी, ठीक है, कि किस में क्या करते हैं क्या है। फिर इसमें हमारे पास ENT में 4 मैन्यूवर्स हैं टोटल, ठीक है। उनके नाम हैं ये चारों, और कौन सा किस में किया जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। I mean, जैसे पढ़ रहे हो अगेन वैसे ही पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लो अपने, और ये अगर आपको लगता है हाँ इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू, गो फॉर इट। बट ये जो ये वाले पॉइंट्स हैं, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो आशीष सर ने लिखवाए थे कि आपके ENT में ये 4 मैन्यूवर्स ही हैं मेन, तो आप इनको पढ़ लेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, एंड और यू डिसाइड आप इनको कैसे वो करेंगे ऐड अप इन योर नोट्स। और ऑलराइट, फिर ये 3 ट्राइड्स हैं ENT के, ठीक है। ये टॉटर, सॉरी, सिंपल लिखा है, आराम से इनसे कैच हो जाता है MCQ। अब आप देख लो। नेक्स्ट, ये 8 रेडियोलॉजिकल साइन है हमारे ENT के, ठीक है। स्टिपल अभी हमने देखा क्रूप में होता है, थंब साइन हमने देखा एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में होता है, एंजियोफाइब्रोमा में हमारा हॉलमैन मिलर साइन दिखता है हमें, टीयर ड्रॉप साइन हमें ब्लोआउट फ्रैक्चर में दिखता है, और डेल्टा साइन हमें सिग्मोइड साइनस थ्रोम्बोसिस में दिखता है, ठीक है। और ये नेक्स्ट 2 बस यही है, बस रट्टा बजा लेना, हो जाएगा गाइज, ठीक है। फिर ये 2 टाइप्स के मिरर्स होते हैं जो ऐसे दिखते हैं, अगर बाय चांस कोई इमेज आ जाती है तो यू शुड नो, अदरवाइज यू कैन इग्नोर ऑल्सो, डिपेंड्स ऑन यू, राइट। सेम अगेन दीज 2 इंस्ट्रूमेंट, पर्सबाइक्यूसिस और मीनियर्स डिसीज में डिफरेंस है ये, तो आप देखना इसको अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वी हैव 5 ड्रेनिंग पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट, और ये अच्छा भी है, इंटरेस्टिंग भी है, बट ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं आराम से कई बार, तो आप ये पढ़ लेना, ठीक है। कि नेज़ोलैक्रिमल डक्ट हमारा इंफीरियर मियाटिस में ड्रेन करता है, मैक्सिलरी फ्रंटल एथमोइडल हमारे मिडिल में करते हैं, एंड पोस्ट एथमोइडल एयर सेल्स हमारे सुपीरियर मियाटिस में करते हैं, ठीक है। स्फिनॉइड इथमोइडल में करता है, और हम सर्जिकल ओपनिंग जब बनाते हैं डेक्रोसिस्ट राइनोस्टॉमी करके, तो वो हम मिडिल मियाटिस में कर देते हैं इंफीरियर की जगह। कूल। नेक्स्ट, इंटरनल करोटिड आर्टरी, ये ना आर्टरीज का भी इंपॉर्टेंट होता है, ये आता है MCQ में, बट मेरा प्रॉब्लम क्या था, मैं इसको भूल जाती थी, तो मैंने इतना इसको अटेंशन नहीं पे किया, बिकॉज जब आपको पता चल जाता है ना बार बार पढ़ने के बाद कि
क्या चीज़ आप नहीं याद कर पा रहे, चाहे आप कितना भी ध्यान दे लो, और अब आपके पास टाइम भी नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर वो सुपर इम्पॉर्टेंट है देन नो अदर ऑप्शन, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बट स्टिल आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे, भूल रहे हो, तो आप उस चीज़ को छोड़ दोगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने पढ़ा था बट ऐसे किया था कि मुझे याद नहीं भी रहता, तो आई वुड से अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, आप याद कर सकते हो तो भी वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो आप छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे उस सर ने कि वोकल नोड्यूल हम सिंगर्स नोड्यूल में दिखता है, उसे टीचर्स नोड्यूल भी बोलते हैं और स्क्रीमर्स नोड्यूल भी। ये ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी आपको बता दिया, बट स्टिल ये लिख के छोटा सा एक फास्ट रिवीजन हो जाता है, ठीक है। कि बायलेटरल होता है वो, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस दिखती है, उसकी स्पीच थेरेपी ट्रीटमेंट है, सिंपल। फिर लैरिंगोमलेशिया भी ऊपर मैंने आपको बताया, टर्बन एपिग्लोटाइटिस टीबी में दिखता है, ये हमने पढ़ लिया। CFS राइनोरिया ये हमारा उसमें भी आता है, ENT में तो है ही, हमारा सर्जरी में भी आता है, बहुत आसान सा है कि उसमें टारगेट हेलोसाइन दिखता है हमें, वही है कि उसमें कहाँ पे डैमेज होता है, तो क्रिबिफ्लोन प्लेट में आता है, ठीक है, ट्रॉमा वगैरह के बाद, और उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है ये, ठीक है, सिंपल। फिर बेस्ट क्या है, ये HRCT स्कल, ये और ये और ये, तो बस इसको आप पढ़ लेना। ये मैं PDF डाल रही हूँ अपने टेलीग्राम चैनल में सर की, आप यूज़ कर लेना अगर आपको लिखने का टाइम नहीं लग रहा, ऑलराइट। ये मीनियर्स डिसीज़ का, ग्लू ईयर का, हमारा क्विंकी डिसीज़, क्विंसी, डिप्थीरिया, लुडविग एंजाइना, ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप पढ़ लेना एक एक बार, ये आपका रिवाइज हो जाएगा जो आपने सब पढ़ा हुआ है, कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है। पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर को लगता था सर ने लिखवाया है, तो उस अकॉर्डिंग है ये सब, ऑलराइट। और ये ना सर ने बहुत अच्छे से वो करके बताया था, क्वेश्चंस बना के। सी अ 40-year-old फीमेल विद पल्सिटाइल टिनाइटिस एंड और ब्लीडिंग ईयर मास, तो ग्लोमस जुबुलर, सी उसमें हमें राइजिंग सन साइन दिखता है, ठीक है, उसे ब्राउन साइन भी बोलते हैं, फ्लैप साइन CT में बोलते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम अवॉइड करेंगे बायोप्सी, बिकॉज वो एक ब्लड वेसल का ट्यूमर है, ठीक है। ऐसे फिर 12-year बॉय विद नेजल मास और प्रोफ्यूज एपिस्टेक्सिस, सी ये MCQ में आया था मेरे भी एग्ज़ाम में कि जो क्वेश्चन आया, आई गॉट कन्फ्यूज एट फर्स्ट, बट फिर मैंने फोकस करके सोचा ना, तो वो उस बच्चे की एज ग्रुप टीनेज में थी, ठीक है। फिर उसको भी ऐसे ही नज़ल मास था, बट आई गॉट कन्फ्यूज बिटवीन एंजियोफाइब्रोमा एंड राइनोस्पोरोडाइसिस, आई गेस, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट आई गॉट लिटिल कन्फ्यूज ओवर देयर, बट देन आई फोकस्ड कि बच्चे का एज ग्रुप एडोलसेंस वाला ही आ रहा है और वैसे ही हिस्ट्री आ रही है, तो इट विल बी एंजियोफाइब्रोएडिमा, और वही था, ओके। तो आप इससे एक थोड़ा आइडिया लग रहा है, तो एक रिवीजन है शॉर्ट में। और सी 2 वैस्कुलर ट्यूमर्स इन ENT, फीमेल्स में ग्लोमलस जुगुलर होता है, ग्लोमस जुगुलर, एंड मेल्स में एंजियोफाइब्रोमा। नेक्स्ट 50-year-old पेशेंट विद यूनिलेटरल CHL एंड सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, ठीक है, उसका कॉजेज बताए हुए हैं सर ने। लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री ऑफ फॉल स्मेलिंग ब्लड स्टेन ईयर डिस्चार्ज, अनसेफ COSM, 7-year-old चाइल्ड विद यूनिलेटरल फाउल स्मेलिंग नजल डिस्चार्ज एंड एपिस्टेक्सिस, फॉरेन बॉडी, बच्चे का एज देख के, फॉरेन बॉडी बहुत कॉमन सा है, MCQ में आ जाता है, ठीक है। ये सब वही हैं, ईजी हैं, और ये छोटा छोटा सा मैंने आपको बताया ना एक्सटर्नल ईयर्स का, तो वो याद रखने के लिए, बिकॉज उनका ना किसी का भी कॉस्टिव एजेंट पूछ सकते हैं और वो बहुत कॉमन भी है, फिर वो याद नहीं रहता, तो मैंने छोटा सा चार्ट बनाया था जिससे मुझे बस याद हो जाए कि पेरिकॉन्ड्राइटिस ये करता है, एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस एक्सटर्ना में ये होता है कॉस्टिव एजेंट, ये सबका कॉस्टिव एजेंट है, ठीक है। ये मैंने बनाए थे फंगल के, लैरिंग्स के, सबके, जस्ट इनका रट्टा करने के लिए, तो ये सब मैं सेंड कर रही हूँ। बट लास्ट में गाइस, जैसे प्रिपेयर कर रहे हो वैसे ही करो, इन वाले टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस कर लो कि ये नहीं गलत होने चाहिए, इनका बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है आने की, बहुत कुछ आएगा। 15 मार्क्स हैं गाइस, इन सब में से अगर एक दो भी लेंगे तब भी 8-9 टॉपिक बनेंगे, बच्चे वो देंगे इधर उधर से, तो आप सब पढ़ो, बट इनको ज़्यादा पढ़ लो कि ये नहीं गलत होने चाहिए। मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे भी मेन फोकस यही था कि जो हमें पता है चांसेस जिसके एक्सट्रीम हाई हैं वो 100% सही होने चाहिए, बाकी जो हम पढ़ रहे हैं याद रहे ना रहे उसका हम गारंटी नहीं ले सकते, पर जो पता है
वो गलत नहीं होना चाहिए. सो अब आपके हाथ में है, आप इसको कैसे पढ़ोगे. All the best, and if you found this video helpful, give me a thumbs up and do share this video with your friends and subscribe to my channel for more videos. Thank you, and please let me know what other videos you want, for what topics, and for what subject specially, or any other tips you want to know. Okay, thank you very much. Bye bye.